अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन एंड लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। हम इस शो पे लेकर आने वाले हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स, ट्रेंडिंग एडवाइजेस और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं एस्थमा के ऊपर, लंग डिजीजेस के ऊपर। सो इसी की वजह से वी हैव अ वेरी रिनॉन डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक, जिनसे हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं लाइफ में हमारे, कैसे लंग्स इम्पैक्ट करते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, और हर चीज़ का हम निचोड़ जानेंगे। सो लेट्स वेलकम हिम ऑन दिस शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। आई होप यू आर डूइंग वेल। या आई एम फाइन। आप सुनाइए क्या हाल है? सो सर, बेसिकली सबसे पहले तो यू बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट, देर आर सो मैनी थिंग्स वी नीड टू डिस्कस अबाउट जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बट सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि जो ये एयर पोल्यूशन है, इसके इम्पैक्ट्स हमारे हेल्थ पे और फिर उससे डिफरेंट ट्रेल्स ऑफ डिजीजेस निकल रहे हैं, चाहे वो फिर एस्थमा एक वर्जन हो, चाहे वो एलर्जीज हो, या फिर वो स्मॉग के फॉर्म में आ जाए। तो उसके अंदर व्हाट इज़ योर से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़ है और स्पेशलिटी जिस पे आज आप मेरे ख्याल में हम बात करने लगे हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, चेस्ट की जो डिजीज़ हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट स्पेसिफिकली वो लोग जो कि बड़े शहरों में रह रहे हैं, लाइक लाहौर, कराची, फैसलाबाद और गुजरांवाला, गुजरात। उसमें मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की है। बिकॉज फॉर द लास्ट 12 ईयर हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और पेशेंट्स भी देख रहे हैं। गवर्नमेंट सेटअप में भी, प्राइवेट सेटअप हमने अब ज्वाइन किया। सो जो पेशेंट हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ के, वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। उसमें इन शहरों में मेन वजह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, अदर दैन द डिजीज़ जो कि अब ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग पड़ी हैं। सो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, जिसको हम कभी कभार तो नहीं, अब तो रेगुलर अपना पाँचवा मौसम की शक्ल में, स्मोक की शक्ल में देखते हैं कि हमारा एक वेदर आ गया और हम उसको अब पूरा उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं बाय हार्ट। तो ये जो स्मोग है, ये उस सीज़न में तो हमें नज़र आती है, थ्रू आउट द सीज़न ये इनविजिबल रहती है। ठीक है, खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती समझें कि अब हमें हवा चलना शुरू हो गई है, बारिशें अननेसेसरी होना शुरू हो गई हैं, उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स तो कम होना शुरू हो गया। लेकिन उसकी वजह से जो ये जो हार्वेस्टिंग, गंदम की कटाई का जो सीज़न है, उससे जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है वो अब हर शहरों में जाना शुरू हो गई है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि लोगों में अच्छा खासा, जब वो बेहतरी की तरफ आते हैं, जब यूँ ही ऐसा वेदर होता है, उनको ट्रिगर हो जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो वेदर है, ये क्लाइमेट हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है अब। तो इसके लिए हाउ शुड वी अवेयर पीपल, या ऐसे कौन से प्रिकॉशंस या मेजर्स लेने चाहिए कि इस चीज़ को, चलो हम बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते बट एटलीस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं? मुश्किल सवाल है। देखिए, आप इसके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारा मिनासुल कौम एक एटीट्यूड बन गया है कि जो कुछ करना है गवर्नमेंट ने करना है जी। सो मैं समझता हूँ कि ये एक कॉम्बिनेशन है एफ़र्ट, जिसमें मीडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है कि वो बार-बार इस पे बात करे, एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को बताए, गवर्नमेंट को भी अवेक करे और पब्लिक को भी अवेक करे। देखिए, अब हम अपने अगर आप देखें हमारा उठना बैठना या रस्म-उ-रिवाज में क्या मेजर चेंज आया, तो हर घर में 4 गाड़ियाँ हैं और वो 4 गाड़ियाँ एक ही जगह पे जा रही हैं। आप देखें, हम लोग अब इस वक़्त अगर मैं लाहौर को डिफ़ाइन करूँ, तो ये बिल्कुल कैटेगरिकली डिफ़ाइन हो चुका है कि अगर कोई शख़्स फ़लाँ कॉलोनी में रहता है, तो उसी कॉलोनी के स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराता है। तो बजाय ये कि एक गली से 10 गाड़ियाँ 10 बच्चों को लेके उधर जाएँ, व्हाई नॉट कि हम जो कार है वो एक दिन एक शख़्स यूज़ करे, दूसरा और तीसरा यूज़ करे। उससे भी बेहतर ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये पाबंदी मैंडेटरी लगा दे कि स्कूल वालों के लिए प्रोवाइड करना वैन, दिस इज़ मैंडेटरी। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है। तो सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन, मैं लाहौर में अगर स्पेसिफिकली आपको बात बताऊँ, तो आपके लिए बड़ा हैरानकुन होगा कि उसमें कंट्रीब्यूशन हमारी ट्रांसपोर्ट का है। और इस ट्रांसपोर्ट में भी सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी चिंगची एंड मोटर बाइक्स कर रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 35 से 40 लाख तक, मे बी रॉन्ग, इससे ऊपर प्लस माइन भी हो सकती हैं, मोटर बाइक्स आपके पास हैं। वो कौन सा इंजन यूज़ कर रही हैं, उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्टिंग क्या है, उसकी लास्ट टाइम उसको कब चेक किया गया, नोबडी नोज़ कि ये क्या हो रहा है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं कि जब लोकल ट्रांसपोर्टेशन आपकी अच्छी होती है। अब देख लें, ऑरेंज लाइन होगी या दूसरी होगी, वो भी फुल हुई हुई है इस वक्त, वो नहीं कि वो खाली चल रही है, लेकिन हमें उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। प्लस ये है कि मेरा ये ख्याल है कि अब कम से कम हमारी पॉपुलेशन में इतनी अवेयरनेस है कि वो उठ के हर शख्स अगर 2 दरख्त लगा देता है, और वो लगाना नहीं, उसको संभालना भी है। ये दरख्त लगाने पे काम ख़त्म नहीं हो जाता, उसको
परवान चढ़ाने के लिए भी आपको 2-3 जो है करनी पड़ती है। वो सावन गुजारने पड़ते हैं, तो पता लगता है कि दरख्त कहाँ तक पहुँचा है। तो अगर 1.5 से पौने 2 करोड़ पॉपुलेशन में, मैं लाहौर की बात करूँ, या 22 करोड़ पॉपुलेशन में आधी भी उठ के ये दरख्त लगा दे, तो हम इसको काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। और इस पे हम सबको मेरे ख्याल में अब बैठ के लम्हा फिक्री है कि वो कोई ना कोई लाहे अमल ज़रूर तैयार करें। इनपुट देने की ज़रूरत है, और वो दैट एफर्ट नीड्स टू बी देयर। जी जी, कलेक्टिव एफर्ट। यस, ये तो हो गई बात जो आउटडोर पोल्यूशन की वजह से इम्पैक्ट्स हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द इनडोर पोल्यूशन, जो एक चीज़ स्प्रेड करी है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, वेपिंग, पॉड, शीशा। दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल, स्पेशली इन जेन ज़ी राइट नाउ। अच्छा, एक तो इसमें वो कंपैरिजन वाला वर्जन आ जाता है, अच्छा ये चीज़ बेहतर है, ये ठीक है, वो बच्चों के बहाने हैं आजकल। सो इसके ऊपर व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, पहले तो हम ये सोचें कि ऐसा क्या हुआ कि टोबैको इंडस्ट्री ने 180 डिग्री रोटेट किया है। क्या ऐसा तो नहीं कि हमने सिगरेट के बारे में लोगों को बहुत अवेयरनेस दे दी, उसके जो पैक है उसके ऊपर हमने ख़तरनाक सी तस्वीर बना दी। हमें कुछ सोचना चाहिए कि इंडस्ट्री कुछ सोच रही है, और उस सोच के साथ हमने अपने आप को मॉडिफाई करना है। देखिए, 70 की या 60 की दहाई में हमने लोगों को फैंटेसाइज़ किया कि आप सिगरेट पीते हैं तो फिर आप पावरफुल हो जाते हैं। हमने उनको हीरो बनाने की कोशिश की, और हमारी जनरेशन ने यूज़ किया इसी चीज़ को एज अ रोल मॉडल कि जी हम सिगरेट पिएंगे तो इट विल बी अन अट्रैक्टिवफुल थिंग फॉर अदर, और हम समझते हैं कि अगर हम सिगरेट पिएंगे तो हमारी क्लास थोड़ी चेंज हो जाएगी। सो ये अट्रैक्शन थी हमारी, अगर मैं 1970s की बात करूँ। अब हुआ ये है कि इतनी अवेयरनेस हो गई कि हर बंदे को इस बात का पता है कि जब हम सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट के फलां साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इंडस्ट्री ने टिल्ट किया कि आप लोगों को गैजेट्स के करीब लाया जाए। हम लोग गैजेट्स लविड जनरेशन है ना, हमें मोबाइल चाहिए, हाथ में कोई चीज़ चाहिए। तो हमने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक आपको ई सिगरेट दे दिया, और हमने ये कहा कि जी हाँ निकोटीन तो है लेकिन कम है, हमें पता है कितनी है। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि हम सिगरेट पी रहे हैं तो कितनी निकोटीन ले रहे हैं, नोबडी कैन टेल यू, लेकिन इसमें तो हमें पता है। लेकिन हम एक चीज़ को भूल रहे हैं कि सिगरेट की एक वह चीज़ जिसकी वजह से सिगरेट पीने वाला अगले नशे का शिकार होता है, वो निकोटीन ही है। सो निकोटीन तो इसमें भी है। तो आप हैरान होंगी कि जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो लोगों ने इसको सिगरेट छोड़ने का बायस समझा कि ये सिगरेट छोड़ेंगे। लेकिन बाहर के ममालिक में इसको टीनेजर्स ने ज़्यादा शुरू किया, और उन टीनेजर्स में भी 30% रेगुलर स्मोकिंग पे आ गए। तो बजाय ये कि सिगरेट से निजात देती, ये सिगरेट की तरफ टीनेजर्स को ले जाने पे वो उस तरफ माइल हो गए। ऐसा क्या हुआ? बिकॉज इसके अंदर निकोटीन है, और निकोटीन जब भी आप लेते हैं वो एडिक्टिव बिहेवियर रखती है। इसके अंदर फ्लेवर हैं, अगर आप बड़े शौक से बताते हैं जी फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं हम फ्लेवर, तो जो फ्लेवर का टेस्ट है वो अल्लाह ताला ने आपको कहाँ फील करने का कहा है? ज़बान से फील करते हैं ना जी। तो वो फ्लेवर आप लंग से तो फील नहीं करते। तो जब अननेसेसरी चीज़ें अननेसेसरी जगह पे लेके जाएंगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। आपको मैं एक हैरानकुन बात बताऊं कि जब ये स्टार्ट हुआ तो 2019 में एक रेड अलर्ट इशू हो गया, उसको कहते थे वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात बता रहा था कि जब सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट हुई तो तकरीबन 50 ईयर के अराउंड उसके बारे में पता लगना शुरू हुआ कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, लेकिन इस पे लिखे जाने वाले जो लिटरेचर्स हैं वो बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए। ऑलमोस्ट तकरीबन 3000 बच्चों की डेथ हो गई। ठीक है, टीनेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, बाद में कहा गया कि ये THC एक मटेरियल है जिसकी वजह से युवा फलां उसको इम्प्योर करें। और भाई पाकिस्तान में कौन इन इम्प्योरिटीज़ को देख रहा है? दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, देखिए वेपिंग के जो आपके जितने भी स्टोर्स हैं वो हर जगह ओपन हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आपने कभी सोचा? इसकी वजह ये है, ये किसी लॉ के अंडर नहीं आती। अभी तक हमारे मुल्क में वेपिंग का कंट्रोल करने का हमने कोई लॉ बनाया नहीं। हमने तो एंटी टबैको बनाया, हमने तो एंटी स्मोक बनाया। तो इंडस्ट्री इज़ क्लेवर देन यू, उसको पता है कि अब हमने सिगरेट से इतना मैच्योर कर दिया जनरेशन को, तो वाई नॉट इसको शिफ्ट करें कि हाँ ये लेस हार्मफुल है, हाँ जी इसके इफेक्ट कम है। और इसको भी अटैच कर दिया गया अभी भी बाय द वे कि आपका स्टेटस अच्छा है अगर आप वेप कर रहे हैं। और हैरानकुन और सरप्राइज बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली मेल तो करते ही थे, फीमेल भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। सो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है। उनके ऊपर आई फील लाइक डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट्स हैं। हाँ जी, दिस आई वांट कि आप मुझसे पूछें सवाल। बिल्कुल एग्जैक्टली, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? देखिए आपको मैं एक डाटा आपको मैं बताता हूँ। वो मेल जो सिगरेट पीते हैं उनमें एक डिजीज़ आती है, सिगरेट तो सारे पीते हैं, उनमें डिजीज़ आती है COPD। COPD एक डिजीज़ है जिसको हम स्मोकर्स एस्थमा कहते हैं। अगर फीमेल सिगरेट पिए
तो उनमें वो डिज़ीज़ जल्दी आती है और वो डिज़ीज़ ज़्यादा ख़तरनाक आउटकम शो करती है। अल्लाह ताला ने फीमेल्स को सिनफ़े नाज़ुक एक ऐसा बनाया है कि उसके कुछ काम उससे लेने हैं। ठीक है, हम बराबरी में तो उनको साथ रख लेते हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल कुछ लिमिटेशन है, ये नहीं मैं कहूँगा ज़्यादा है। तो उनके लंग्स जल्दी रिएक्ट करते हैं बिकॉज़ मेल यूजुअली बाहर ज़्यादा निकलते हैं, उनके लंग उस तरह ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इक्वल ही हैं लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन स्मोकिंग के लिहाज से जब आप उनको सिगरेट पे लगाते हैं तो फीमेल जल्दी बीमारियों का शिकार होती हैं, उनके लंग जल्दी डैमेज होते हैं। ये एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जो हमें बताती है। सो बच्चों की अवेयरनेस के लिए करना क्या चाहिए कि उनको राइट ट्रैक पे ले आया जाए? डराना चाहिए। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, बात ये है कि आपने हर चीज़ बच्चों के फिंगर क्लिक पे कर दी है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमने सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। इस पे तो आप लोग खुद ही अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करें जी कि क्या करना है। लाइक हमारे भी बच्चे यंग डॉक्टर एसोसिएशन बन गई हैं, फ़लाँ बन जाती हैं। फिर हम सोचते हैं यार बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन थोड़ा-सा एटीट्यूड में गुस्सा करते हैं, इनको थोड़ा समझाना चाहिए। सोशल मीडिया को कैसे हम पॉजिटिव मोड पे लेके आ जाएँ। देखिए, आप लोग बैठते हैं, एक बच्चा उसको वो व्लॉगर बन जाता है, वो वेपिंग करता हुआ अपना शो कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो उस इस एज में जो लोग वेपिंग कर रहे हैं, तो एज ही बड़ी तूफ़ानी किस्म की होती है। आपको पता है इस एज में तो पेरेंट्स के लिए भी रोकना बड़ा मुश्किल होता है। डी ट्रैक तो इसमें तो मीडिया भी इस बात को करे, जैसे आप बात कर रहे हैं, आउट ऑफ सीज़न बात हो रही है ना, ये बात जब बार-बार होगी तो लोग समझेंगे। देखिए, मीडिया का इतना स्ट्रॉन्ग रोल है, आई बिलीव अ लॉट इन देम, कि कोविड में आप लोगों को एंकर्स को याद हो गया कि जो है मास्क का क्या बेनिफिट है, हैंड हाइजीन का क्या बेनिफिट है, और वही आपने अपनी सोसाइटी में इनकलकेट कर दिया कि उन्होंने मास्क पहनना एज अ फैशन समझ लिया, किया ना आप लोगों ने। सो मेरा ये ख्याल है कि आपका भी एज अ डॉक्टर कम्युनिटी, हमारा भी, और पेरेंट्स का भी रोल है कि ये बताएं बच्चों को कि ये हार्मफुल है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अगर वेपिंग करेंगे तो आपके लंग डैमेज नहीं होंगे। और स्पेशली बड़े शहरों में रहने वाले लोग, वो तो ऑलरेडी इन्वायरमेंटल से उनका इतना लंग डैमेज हो रहा है, तो उनको वेपिंग जो है वो उससे ज़्यादा डैमेज करेगी, कोई बेहतर तो नहीं करेगी। बल्कि जितना आई हैव सीन इट ना, वेपिंग के इम्पैक्ट्स में ज़्यादा देख रही हूँ, वेयर एसिडिटी का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, और बहुत सारे कंप्लेन्स होते हैं डाउन द रोड। इसके अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखें कि कभी भी ये ना समझें कि वेपिंग का मतलब है लंग डैमेज। इट इज़ हैविंग द सेम इम्पैक्ट जो कि स्मोकिंग कर रही है। टीनेजर बच्चा जो है उसका पहला फोकस होता है स्टडी करना। जो टीनेजर्स ये वेपिंग करते हैं, उनकी मेमोरी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, उनकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो पढ़ाई कहाँ पे रहेगी उस पेशेंट की। फिर उसके बाद ये लोग जो कि वेपिंग करते हैं, इनमें भी हार्ट डिजीज़ का इशू होता है, इनमें भी कैंसर्स नज़र आ रहे हैं, इनमें भी लंग डैमेज हो रहा है, इनके वेसल्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है, इनकी आइज़ में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये नहीं हम समझ रहे कि वेपिंग करने वाले बिल्कुल ही डिज़ीज़ उनमें नहीं हो रही, उनमें डिज़ीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं और वो अर्ली रिपोर्ट हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, वेपिंग इंड्यूस्ड लंग इंजरी थी, डेथ हुई है 2900 समथिंग। ठीक है, 2019 में रेड अलर्ट आया। अब तो हमारे पास तो डाटा ही नहीं ना कि हम उसको क्या करेंगे। और वेपिंग करने वाला जो है वो खुद भी वेपिंग कर रहा है, उसका धुआं वो एनवायरनमेंट में कर रहा है, तो वो जो सराउंडिंग में बैठे हैं वो भी इसमें पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं, और वो अकेला नहीं कर रहा, उसके साथ वेपिंग को हमने हुक्के की तरह कर दिया कि आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो। सो बोलेंगे, बात करेंगे, बच्चे समझेंगे। मैं तो ये समझता हूँ जनरेशन हमसे ज़्यादा सियानी है, तो आई एम होपफुल कि अगर आप बात करेंगे तो वो समझ जाएगी। और जिस तरह सिगरेट से, देखें जैसा भी है, सिगरेट के उस डब्बी के ऊपर एक तस्वीर ने लोगों को परेशान किया है। वो और बात है कि मुझे एक बंदे को मैंने कहा, भाई तुम्हारी ये डब्बी मुझे नज़र नहीं आ रही निशान की, तो उसने मुझे ऐसी डब्बी भी दिखाई है जिस पे तस्वीर ही नहीं थी। आई डोंट नो वो कहाँ से लेके आया, लोगों ने भी जुगाड़ लगा लिया, लेकिन फिर भी वो किसी हद तक उनको डराने पे हम लोग कामयाब हो गए। तो इसकी बात करेंगे, बार बार बात होगी तो वो बच्चा खुद ही समझ। सो इसके अलावा भी हम बात कर रहे थे स्मोकिंग चेन की और सारा कुछ, तो उसमें हमने एस्थमा का जिक्र किया। तो आगे आ रहा है वर्ल्ड एस्थमा डे, सो उसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में किस पॉइंट पे है, और क्या हम किस तरह से उसको और अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों में? देखिए, पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह पल्मोनोलॉजिस्ट आफ्टर कोविड, मैं समझता हूँ कि एवरीबॉडी जो है उसको अभी अवेयरनेस हो गई है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो हमने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्वालिफाइड पल्मोनोलॉजिस्ट अक्रॉस पाकिस्तान अवेलेबल है। तो मैं क्लिनिकल सेक्रेटरी भी हूँ पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी पंजाब का। तो जो पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी है वो सेंट्रल लेवल पे भी और पंजाब के लेवल पे भी उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें यूजुअली वॉक होती है, अवेयरनेस टॉक होती है, मीडिया टॉक होती है, जैसे अब हम आज कर रहे हैं, इस तरह की टॉक्स होती है जो लोगों को अवेयरनेस देती है। और ये थ्रू आउट द
कंट्री चलती है। और अगर मैं कहूँ अपने 10 साल को कैरियर को, मैं 12 साल को मैं देखूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये मुस्तकिल बढ़ रही है। तो अवेयरनेस तो आ रही है लोगों में। जहाँ पे हम अस्थमा को छुपाते थे एलर्जी के लफ्ज़ से कि जी एलर्जी है। अब किसी मरीज़ को हम तशख़ीस करते हैं ना, डॉक्टर हमने कह दिया कि आपको डॉक्टर साहब कित्थों तुसी एलर्जी बनाता, पिछले 10 साल सॉरी आपने अस्थमा बना दिया, पिछले 10 साल तो हमें एलर्जी कहते थे। तो हमने अस्थमा को एलर्जी में छुपा दिया। अब मैं समझता हूँ कि लोग इसको समझते हैं कि अस्थमा क्या है। और किसी हद तक हमारी पॉपुलेशन का अब इन्हेलर पे बिलीव भी होना शुरू हो गया। आज से 1 दहाई पीछे चले जाएँ तो इन्हेलर का मतलब अगर हम किसी को कहते हैं कि आपने इन्हेलर लेना है, तो कहते तो वो डॉक्टर साहब मैं नहीं लेना, जो लग गया तो लग गया। सो कुछ हद तक तो चेंज आ रहा है। और इसको अगर हम बार-बार बोलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आई एम होपफुल। और जैसे इस ईयर का स्लोगन भी आपको यही बता रहा है कि हमने एम्पावर करना है थ्रू एजुकेशन। सो एजुकेशन इज़ लैकिंग है, उसको जितना हम बताएँगे उतना ही उसका इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जी, बिल्कुल, वर्कशॉप्स, बिल्कुल, बच्चों के यूनिवर्सिटी साथ इंटरैक्शन बिल बिकॉज़ और सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल आई एग्री। उसके अलावा आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एआई राइट नाउ विद द लंग्स का डिजीज़? देखिए एआई डेफिनेटली हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते कि जो कोई चीज़ आई है एआई। आई होप सो कि हमारी ऑडियंस को अब सबको पता है आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। क्या वो हमारी डिज़ीज़ को डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करेगी? तो मैं उसमें बिल्कुल किसी किस्म का मैं समझता हूँ, मुझे कन्फ्यूजन नहीं। येस डेफिनेटली इट विल हेल्प अस। क्या पाकिस्तान में उसका रोल आना शुरू हो जाएगा? तो मुझे थोड़ा-सा इस बात में मुश्किल लगता है इसका जवाब देना। बिकॉज़ टेक्नोलॉजी का डायग्नोसिस में आना, अभी हम लोग तो बेचारे सीटी बड़ी मुश्किल से लगा रहे हैं अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में भी। एमआरआई बड़ी मुश्किल से लगा रहे हैं, वो लगेगा तो एआई आएगा ना। एआई ने पहले तो नहीं आना अगर आपने सीटी या एमआरआई नहीं करवाया होगा। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे कुछ नज़र आता है। कुछ पेशेंट्स कुछ तो नहीं, हमारे अक्सर पेशेंट को एक तो गूगल आंटी हमारी बड़ी तंग करती है। वो जो गूगल है वो आपको गाइड करती है कि जी अगर आपको खांसी हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो अब आपको अस्थमा हो गया है, तो आप अपनी तैयारी पकड़ लें कि आप आखिर जा रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि लोग एआई को यूज़ करेंगे कि मुझे ये अलामत है, वो आपको गाइड करेगा कि ये मेडिसिन ले लें। तो मुझे शक है हमारी पब्लिक जो है सेल्फ मेडिकेशन का ज़्यादा शिकार हो सकती है। देखिए ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो आप उसको कम कर लेंगे, लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। हर एरिया की डायनामिक्स डिफरेंट है। हम बाहर से भी जब पढ़ के पाकिस्तान आते हैं, तो जब तक पाकिस्तान में हमें 3-4 साल नहीं लग जाते, हमें डिजीज़ की उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो बिल्कुल इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले कुछ सालों में रेस्पिरेटरी मेडिसिन में इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे और इट विल हेल्प अस। बट पब्लिक के लिए क्या करेगी, ये आई होप सो कि इसको टाइम पे छोड़ देते हैं और फिर हमें पता लगेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सेल्फ मेडिकेशन बढ़े। अभी भी आपने बात की ना कि गूगल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो दैट इज़ गो टू थिंग ना। विद इन कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो पहला इंस्टेंट सॉल्यूशन इज नॉट द डॉक्टर, इट इज़ गूगल इटसेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो वर्जन पे पता नहीं बिलीव करना है कि नहीं करना। देखिए हमारे सामने प्रैक्टिस में जो चीज़ों को मैंने चेंज होते हुए देखा, उसमें ये गूगल का हमारे साथ बड़ा एक इशू रहा कि गूगल ने आपको प्रेडिक्शन बता देनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रहेगी, ये आपकी ये सिम्टम है तो ये रह देनी है। और बाय डिफ़ॉल्ट हम थोड़े से नेगेटिव हो चुके हैं। तो हम अगर खांसी आ रही है तो सबसे पहले हमने सोचना ही कैंसर है, उसके बाद हमें टीबी नज़र आती है, धमा हमें एंड में नज़र आता है। तो हमारे मरीज़ जो हैं उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अक्सर मैंने मरीज़ अब ऐसे देखे हैं जो डॉक्टर से मिले ना मिले, वो गूगल की वजह से इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन का पलंदा करवा के हमारे पास पहुँचते हैं। तो मैं तो यही उनको एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें। और क्वालिफाइड डॉक्टर अब हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। देखिए अगर मैं स्पेसिफिकली कमिंग बैक टू द अस्थमा, आपको पता है इसके डायग्नोस्टिक टूल भी महंगा नहीं है, इसकी फैसिलिटी भी महंगी नहीं है, ये हर जगह अवेलेबल है। बट क्वालिफाइड डॉक्टर के पास तो जाएं। अब अक्सर डॉक्टर जो हैं वो अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पूछ रहे हैं, तो वो जो मेंशन कर रहा है वो अपने लिहाज से ठीक मेंशन कर रहा है। आपको पता है अगर सांस का मसला है तो आपको रेस्पिरेटरी डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपको दिल का मसला है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। और वो अवेलेबल है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, हर जगह पे मैं समझता हूँ अवेलेबल है। आप डीजी खान चले जाएँ, आप कोयटा चले जाएँ, हम सब जानते हैं एक दूसरे को, क्वालिफाइड कम्पिटेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हर जगह हैं, तो उनसे अपना इलाज करवाएं, इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाए। अच्छा, वैसे ये प्रोसीजर क्या है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा? देखिए अस्थमा को मैं एक बड़ा क्लियरली बता दूं आपको, हम क्लिनिकल ग्राउंड पे अस्थमा डायग्नोस कर सकते हैं। ये 4 अलामत, अगर आपको खांसी है, सांस में सीटियों की आवाज़ है, चलने से सांस का फूलना या सांस की तंगी है, इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा अलामत आपको कभी होती हैं, स्पेशली लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, किसी मौसम में होती है और कभी आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो आप इसको अस्थमा लेबल कर सकते हैं। इसमें मैंने अभी कोई टेस्ट का जिक्र नहीं किया। यानी डॉक्टर साहब मुझे खांसी होती है, सांस में सीटों की आवाज़ होती है रात या अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है, ठंड हो ज़्यादा होती है, मिट्टी में जम भर जाती है, परफ्यूम से भर जाती है, तो क्या है ये एलर्जी नहीं, ये अस्थमा है।
एलर्जी या एलर्जन वो चीज़ें हैं जो उसको ट्रिगर करते हैं, जिसमें हमने एनवायरनमेंट की बात की, लेकिन कॉकरोच भी रोल प्ले करते हैं, उसमें इंडोर पोल्यूशन भी रोल प्ले करते हैं, कारपेट भी रोल प्ले करते हैं, ड्रग्स भी रोल प्ले करती हैं, नट्स जिसको मूंगफली अखरोट कहते हैं वो भी एक रोल प्ले करते हैं, कुछ दवाइयाँ भी रोल प्ले करती हैं। लेकिन प्लीज़ इस बीमारी का नाम अस्थमा है। हाँ, जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएं कि हमें ये 4 अलामत के बावजूद भी हमें समझ नहीं लग रही, तो एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, उसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या होती है? उसमें आप फूंक मारते हैं और एक ग्राफ बनता है, उसमें हम क्लासीफाई करते हैं कि आपको सांस में रुकावट है तो कितनी है। वो भी हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, प्राइवेट भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट अवेलेबल है। उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है जब आप तशख़ीस कर लेते हैं। सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट, कोई ऐसी हेल्थ प्रिकॉशंस फॉर बेटर और हेल्दी लंग सिस्टम, फूड कोई ऐसा या एक्सरसाइजेज व्हिच यू फील लाइक एक एटलीस्ट मेंटेन तो कर सके ना एक लेवल ऑफ हेल्दी? मेरे मुताबिक कुछ चीज़ों पे आपको ना यू हैव टू कम बैक टू योर नेचर, आपको वापस आना पड़ेगा। एक तो जो हम फिक्रा बचपन से सुनते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक्स पर्सन हेल्दी एडवाइस। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि टाइम पे सोएं। और टाइम का मतलब है, आप मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो लोग 12 बजे से पहले सोते हैं, बच्चों को मैं बता दूं कि टीनेजर्स जो सुन रहे हैं, तो जो 12 बजे से पहले सोते हैं उनका IQ उनसे ज़्यादा होता है जो 12 बजे के बाद सोते हैं। तो नींद आपकी एडल्ट की 6 से 8 घंटे, अपनी नींद को पूरा रखें। फिज़िकल एक्टिविटी करें। देखिए फिज़िकल एक्टिविटी की डिफरेंट शेप हो सकती है, डिपेंड अपॉन द एज, आपको कोई डिजीज़ है या नहीं है। लेकिन प्लीज़ वॉक से लेके, जॉगिंग से लेके, स्विमिंग से लेके बॉडी बिल्डिंग तक ये सब चीज़ें आप अपने मुताबिक करें और कॉन्स्टेंटली करें। ठीक है, जैसे हम कॉन्स्टेंटली अपना वीकेंड मूवियों पे लगा लेते हैं, तो अगर हम 5 डेज़ अ वीक फिज़िकल एक्टिविटी करें, दैट विल हेल्प अस। बैलेंस डाइट, जंक फूड अवॉइड करें। जंक फूड को अब तो हर जगह पे जो है वो डिस्करेज किया जा रहा है। बैलेंस डाइट में हर चीज़ आती है, और वो आप अगर लाहौर में रहते हैं और आप अच्छी डाइट ले लें तो ठीक, अच्छी बात है, वरना आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, आपकी डाइट में हलीम होना चाहिए। ये भी तो चैलेंजिंग है ना जी, रहते हुए बड़े शहरों में ऑर्गेनिक। हाँ जी, अच्छी डाइट लेना। हमें तो जो दूध मिल रहा है वो उसमें वो हम बगैर दूध के भी दूध बना सकते हैं, हम इतने इंटेलिजेंट जनरेशन है। तो इस वजह से बैलेंस डाइट रखें, 6 से 8 घंटे की स्लीप रखें, और फैमिली को टाइम दें। सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाएं और सोशली एक्टिव हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा सबसे बेटर एंड हेल्दी लाइफ कैन, सिगरेट छोड़ दें, वेपिंग बंद कर दें, और बहुत शौक है तो बाहर निकल के मगरिब के बाद लंबे लंबे सांस ले लें, तो वही काफ़ी है। तो मेरे ख्याल में इससे किसी हद तक हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, अपने लंग्स को हेल्दी कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई मैसेज फॉर द यंग जनरेशन? देखिए यंग जनरेशन को तो एक तो क्या उनको मैसेज देना, मेरे तो ख्याल है कि जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। एक तो ये है कि वो बेचारे बहुत ज़्यादा, हमारी यंग जनरेशन है, दे आर पैनिक के, वो एक कैरियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा हैं। अपने आप को रिलैक्स रखें, और मैं ये समझता हूँ कि रिलैक्सेशन इन एडिक्टिव डिजीज़ जो चीज़ें हैं, जिसमें हम वेपिंग, स्मोकिंग की बात करें, इससे ज़्यादा है कि अगर आप अपने आप को फैमिली में रखें, अपने दोस्तों में रखें, और बैलेंस और हेल्थी डाइट से अगर आप के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो फ्यूचर है वो मैं समझता हूँ बहुत ब्राइट है। नो नीड टू वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड आई होप ये जो आपने एडवाइस हमारी यूथ के लिए दिया है वो यूथ हमारी समझे, जाने कि वेपिंग इज़ नॉट कूल एट ऑल, एंड रिलैक्स करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, होल्ड ऑन टू योर सेल्फ फॉर योर हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये शो आया ही इसलिए है कि हम डिफरेंट हेल्थ की टॉपिक्स लेकर आएँ और डिस्कस करें और आप लोगों को अवेयर करें। सो आपकी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज़ वो हमें सेंड करें ताकि हम उस टॉपिक पे बात कर सकें। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल।